भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। ये अंडरस्टैंडिंग ईरान का तीसरा एपिसोड है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं इस बात को समझने की कि आज ईरान जिस आइसोलेशन का शिकार है उसकी क्या वजूहात हैं, और उसके लिए हमने काफ़ी ईरान की तारीख को खंगाला और समझने की कोशिश की। बहरहाल ईरान ने अभी जो आपने चंद दिन पहले देखा कि कुछ ताज़ा फूल इसराइल को मारे हैं, जिसकी गुदगुदी का रिएक्शन भी जल्द ही ना सिर्फ ईरान बल्कि शायद इस्लामी उम्मा को भी महसूस हो। मगर हम उम्मीद करते हैं कि ईरान कुछ कंस्ट्रेंट का मुजाहरा करे और साथ इसराइल को भी कुछ समझ आए कि हालात पहले ही बहुत ख़राब हैं। हमने पिछले एपिसोड में ये बात की थी कि सद्दाम हुसैन ने खौफजदा होकर खमीनी को अपने मुल्क से निकाल दिया और खमीनी को फ्रांस में पनाह लेनी पड़ी। ईरान में शाह और अमेरिका के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ चुकी थी, अवाम सड़कों पर थी और हालात ख़राब होते चले जा रहे थे। अमेरिका ने शाह को इन बुरे हालात में अपनी फ़ौज भेजने की भी ऑफ़र की, तो जब शाह से हालात नहीं संभल रहे थे तो उसने मार्शल लॉ लगा दिया, जिसमें तमाम सिविल राइट्स को ख़त्म कर दिया। इस सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से गुर्बत में मज़ीद इजाफा हुआ और अवाम में गम और गुस्सा भी मज़ीद बढ़ा। दिसंबर 1978 में मुहर्रम भी आ गया और अवाम ने फुल इंटेंसिटी के साथ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और मार्शल लॉ भी अवाम को ना रोक सका। रज़ा शाह को कैंसर तो पहले ही से था, उसने इलाज का बहाना बनाकर भागने में आफियत समझी और अमेरिका चला गया। रज़ा शाह का भागना टिकट था खमीनी की वापसी का, और खमीनी का इस्तकबाल ईरानी अवाम ने बहुत शानदार तरीके से किया। ईरान में रेफरेंडम हुआ और 98% लोगों ने कहा कि ईरान में ना तो शाह होगा और ना ही कोई डेमोक्रेसी, बल्कि ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक होना चाहिए जिसमें शरीयत का नफाज हो। इसीलिए तारीख इस दौर को इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम से याद करती है। ईरान में थियोक्रेसी का नफाज हुआ। इसमें कुछ उलमा अल्लाह के नुमाइंदे के तौर पर हुकूमत करेंगे और इस हुकूमती मॉडल में एक सुप्रीम लीडर होगा जो उलमा में से होगा, और फिर उसके नीचे सदर, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन होगा। फ़ौज के अलावा खमीनी ने एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर भी बनाई, जिसका काम था कि इस थियोक्रेसी यानी इस गवर्नमेंट के मॉडल की हिफाजत करना, कोई भी बाहर से आकर इस मॉडल को बलडोज ना कर सके। शाह को भगाने के बाद 4 नवंबर 1979 को अवाम अमेरिकन एम्बेसी पर चढ़ दौड़ी और 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को उन्होंने होस्टेज बना लिया, और उनकी डिमांड ये थी कि रज़ा शाह को वापस किया जाए ताकि ईरान में उस पर मुकदमा चलाकर ईरान के कानून के मुताबिक उसको सज़ा सुनाई जा सके। 444 डेज तक ये अमेरिकन डिप्लोमेट्स यरगमाल रहे, यानी 4 नवंबर 1979 से 20 जनवरी 1981 तक। इस दौरान रज़ा शाह को वैसे ही कैंसर था, वो इस कैंसर से मर जाता है या मार दिया जाता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल ये इब्तिदा थी, अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। खमीनी ने एक ऐसी बात की इस दौरान जिससे मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक में एक टेंशन सी फैल गई। खमीनी ने कहा कि अल्लाह के सिवा किसी भी और का किसी भी मुल्क पर हुकूमत करना गलत है, और ईरान अब बाकी ममालिक में भी ईरानी हुकूमती मॉडल पर उन मुल्कों में भी हुकूमत का नफाज करेगा और उसकी पूरी कोशिश करेगा। अब सऊदी अरब, इराक, कतर या जितने भी अरब ममालिक थे और हैं, उनमें बादशाहत ही थी, इसलिए सारे हुक्मरान भी ईरान को अपना प्रोबेबल दुश्मन समझने लग पड़े।
اب عراق ایران سے جنگ کرتا ہے کیونکہ اس کو سب سے زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ وہ ایران کے ساتھ ایک بہت بڑا بارڈر شیئر کرتا ہے، اور وہ ایران پر یہ الزام لگاتا ہے کہ کچھ شیعہ فیکشنز کو پراکسی کے طور پر اس کے ملک میں ایران استعمال کر رہا ہے، فنڈ کر رہا ہے اور ویپنائز کر رہا ہے۔ پھر قزقستان جو بارڈر ٹاؤن تھا، اس کی ملکیت کا بھی ان دونوں کے درمیان مسائل تھے۔ شط العرب ایک واٹر وے ہے جو دونوں ملکوں کے لیے آئل ایکسپورٹ کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، اور ان چند مدوں پر یہ لوگ تقریباً 8 سال تک لڑتے رہے، یعنی 1980 سے لے کر 1988 تک یہ جنگ چلی، مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور پھر بالآخر یونائٹڈ نیشن کو بیچ میں آنا پڑا اور دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر ہوا۔ 3 جون 1989 کو خمینی فوت ہو جاتے ہیں، اور خمینی کے جنازے میں 10.2 ملین لوگ 32 کلومیٹر کے علاقے میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا جنازہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ 4 جون 1989 بالکل اگلے ہی دن اگلے سپریم لیڈر کے لیے الیکشن ہوتے ہیں، تو 74 علماء میں سے 60 علماء علی روح اللہ خمینی کے حق میں ووٹ دیتے ہیں۔ علی خمینی وہ شخص ہیں جو ایران کے اسلامک ریولوشن میں ٹاپ 5 لیڈرز میں سے تھے، اور آج بھی علی خمینی ہی ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔